लिया गया है जो कि काफी बार चर्चा में आ चुका है सिंस द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हैज बीन इनेक्टेड इन इंडिया, कि जो एक्यूज्ड होता है, जो एक्यूज्ड है, जिसपे चार्ज लगा है, इनफैक्ट जिसका ये प्रूवन भी है, वैसे तो हमारा कोर्ट कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन ये जो सेंटेंस है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इसे हमारा मीडिया तो मानने का नहीं, क्योंकि चार्ज किसी पे बाद में लगता है, चार्जशीट बाद में फाइल होती है, उससे पहले उसे पूरी सोसाइटी की नजरों में क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। चलिए, ये चीजों का तो हम अपनी मीडिया को सुधार नहीं सकते, जो चीजें हम सुधार सकते हैं उन पर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अजमल कसाब का केस, अफजल गुरु का 2001 पार्लियामेंट अटैक का केस, या फिर वेरी रिसेंटली निर्भया गैंग रेप केस दिल्ली का। इसमें अगर सबसे ज्यादा बुरा किसी को बोला गया, दैट वाज जिन डिफेंस काउंसिल ने, जिन क्रिमिनल लॉयर्स ने इन लोगों को डिफेंड किया कोर्ट में। ठीक है, अब अगर हम किसी आम इंसान की नजर से देखें, जिसे लॉ के बारे में या कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं उनके बारे में नहीं पता, तो ये सही है अपनी जगह कि भाई आम लोगों की नजरों में तो यही है कि अगर किसी का आपको पता है दैट ही हैज डन एन ऑफेंस डिफाइंड इन द आईपीसी, तो आप उसे वहीं पे सजा दे दीजिए। लेकिन अगर हम लीगल तौर पे बात करें, अगर हम लॉ के पर्सपेक्टिव से बात करें, संविधान के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड राइट टू फेयर ट्रायल। अब ये राइट टू फेयर ट्रायल क्या होता है? जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ब्लैकस्टोन थ्योरी पे काम करता है। ब्लैकस्टोन थ्योरी क्या कहती है कि, अब मैं आपको हिंदी में बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूं, 14 गुनहगारों को बिना सजा के छोड़ना ज्यादा अच्छा है सिवाय इसके किसी एक बेगुनाह को सजा काटनी पड़े। आप इसका मतलब वैसे समझ गए होंगे, मैं फिर से समझाता हूं। भाई देखिए, एक सपोज मैं क्रिमिनल लॉयर हूं, मेरे पास एक बंदा आता है कि मेरे पे मर्डर का चार्ज लगा है। आई डोंट नो कि उसने मर्डर करा है या मर्डर नहीं करा है, ये मुझे और ये कोर्ट को ढूंढने का काम है फैक्ट्स और एविडेंस के तौर पर, क्या एक्चुअली में उसने मर्डर करा है। पर अगर मेरा प्रोफेशन मुझे कहता है आप इसे बचाइए, तो मैं तो जाऊंगा ना। ऐसा भी हो सकता है, उस पर चार्ज ही तो लगा है मर्डर का, ऐसा भी हो सकता है जाके पता लगे कि वो एक्चुअली गिल्टी है तो कोर्ट उसे सजा दे देगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है लोग एक दूसरे को कंट्रोवर्सी में फंसा भी तो देते हैं, ऐसा भी तो होता है। जैसे हमने नोएडा डबल मर्डर केस में देखा, आरुषि हत्याकांड में 10 साल पेरेंट्स की लाइफ के खराब हो गए, हाईकोर्ट ने सजा सुना दी, उसके बाद 10 साल बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। अब उन 10 साल का कंपेंसेशन कौन देगा जब ये पता लगा कि उन्होंने मर्डर नहीं करा था? तो इसलिए केस लेना तो बहुत ही जरूरी है। अगर कोई बंदा आ रहा है मेरे पे चार्ज लगा है, केस लेना तो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये तो हो गई केस लेने की बात। अब हम करते हैं, ये तो हो गई सारी जो मैंने आपको ज्ञान दे दिया या जो हमने पढ़ लिया लॉ में। अब करते हैं कुछ रीसेंट फैक्ट्स पे बात। तो सबसे पहले आप लिखा देख रहे हैं, जस्टिस नॉट डिनाइड, आज का जो वीडियो का टॉपिक रखा गया है। इसके बाद हम तेजी से पढ़ेंगे। निर्भया केस बिकम्स फिफ्थ केस इन 21st सेंचुरी वेयर कल्प्रिट्स हैव बीन हैंग्ड टिल डेथ। ये 5वां केस था जहां पे फांसी की सजा सुनाई गई। इससे पहले धनंजय चैटर्जी को 2004 में, 26/11 के टेररिस्ट अजमल कसाब को 2012 में और पार्लियामेंट अटैकर अफजल गुरु को 2013 में, साथ ही मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट वाले याकूब मेमन को 2015 में फांसी हुई। इसमें भी मैं आपको याद दिला दूं, हमारा देश के कुछ लोग इतने महान हैं कि अफजल गुरु का जब ये प्रूव भी हो गया कोर्ट से, कहां तो मीडिया इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी को बिल्कुल ही अपोज कर देता है कि कोई प्रूफ गिल्टी नहीं हुआ है तब भी उसे घोषित कर देंगे कि वो गिल्टी है, और कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रूव कर दिया कि अफजल गुरु ने क्या करा था। उसके बाद भी हम लोगों ने नारे सुने जेएनयू में कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो ये हमारा हिंदुस्तान का मीडिया है। इसके बाद अजमल कसाब अकेला एक ऐसा बंदा है जिसकी डेथ पेनल्टी को क्वेश्चन नहीं करा गया। धनंजय चैटर्जी जो है उन पर तो एक मूवी भी बन गई थी। ठीक है, people who are about to abusing advocate AP Singh for defending them, he will be the reason why in future no one can say that the accused did not get a proper trial। ये बिल्कुल सच बात है, आप इस बात के लिए गलत कहें कुछ कहें, हाँ ठीक है, वो लोग दोषी थे, जो 4 थे वो दोषी थे निर्भया के। लेकिन अगर हम ऐसा वही ब्लैकस्टोन थ्योरी पर अगर हम चलें, अगर यही काम कर दिया शुरू कि भाई जिस पे चार्ज लगा, जो दोषी का होने का, जिस पे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हमें हुआ कोर्ट को कि ये दोषी है और उसे हमने फांसी की सजा सुना दी, तो ऐसे कई बेगुनाहों को भी फांसी होगी जिनके पास
लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, लैक ऑफ फैक्ट्स की वजह से वो ये प्रूव नहीं कर पाने के कि वो एक्चुअल में दोषी नहीं थे। एक एग्जांपल लेते हैं हम छोटा सा। विद्या जैन मर्डर केस में both the people executed are said to be executed only because they were too poor to afford a good and proper lawyer। इस केस में जो एक्यूज थे वो काफी गरीब परिवार से थे, वो अच्छा लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये कह दिया गया कि भाई इनके पास क्योंकि अच्छा वकील ही नहीं था इन्हें डिफेंड करने के लिए, इसलिए ये लोग केस हार गए। उसके बाद हम निठारी कांड के बारे में आपने सुना होगा। नोएडा का निठारी कांड है, बहुत खतरनाक कांड था, जहां पर एक घर के पीछे एक आदमी साइको किलर टाइप का पकड़ा गया था, बच्चों को मारता भी था, उनके शव को दफना देता था। ठीक है, वहां भी कहा गया था कि जो उसका लॉयर था, जो उसे अपॉइंटेड लॉयर था, उन्हें कह दिया गया था कि ऐसे जिताने में या ऐसे डिफेंड करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। कई लॉयर्स ऐसा भी करते हैं। भाई देखिए, हमारा सीआरपीसी जो है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो कहता है कि अगर कोई एक लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता एक्यूज, तो स्टेट अपने एक्सपेंस पर उसे एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील देंगे जो डिफेंड करेंगे। पर वही मेंटेलिटी के साथ जो एक आम आदमी की मेंटेलिटी है, जो नॉन लीगल फ्रेटर्निटी के बंदे की मेंटेलिटी है, उसी से पब्लिक प्रोसिक्यूटर या कोई कोर्ट में जाता है और वो केस ही इस तरीके से लड़ते हैं कि जी जिताने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वही कहा गया था निठारी कांड में। और ऐसे 400 प्लस केसेस आज तक हमारे हिंदुस्तान में हो चुके हैं जहां फांसी की सजा सुनाई गई या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई और उसके बाद सीधा ये कह दिया कि फेयर ट्रायल ये नहीं था। कसाब का जजमेंट आता है, अजमल कसाब का जजमेंट आता है। जब अजमल कसाब को फांसी हुई थी तो जो उनके डिफेंस काउंसिल थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो उनके डिफेंस काउंसिल थे, उन्होंने भी जब वर्डिक्ट आया था तो ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत पछतावा था कि वो हार गए और अजमल कसाब कोई महान बंदा था कि उसे फांसी होना गलत है, लेकिन उन्होंने अपनी जॉब सही से करी। उन्होंने कोर्ट को एक फेयर ट्रायल की ओर ले गया। एक फेयर ट्रायल उनकी वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने सही से डिफेंड करा, इसलिए वो भी उस दिन वर्डिक्ट के आगे वो होकर उन्होंने कहा था कि मैंने 8 साल लगे, 8 साल में जितने में बेस्ट आर्गुमेंट्स कर सकता था अपनी साइड से मैंने करके दिए। अब हम देखते हैं राइट टू फेयर ट्रायल कहां कहां कौन से लीगल प्रोविजंस में आता है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आर्टिकल 10 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक इंटरनेशनल लॉ का स्टैट्यूट है जिसे माना गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कई कंट्रीज मानती हैं। इसका भी आर्टिकल 10 कहता है कि बड़े से बड़ा एक्यूज्ड, इनफैक्ट अ टेररिस्ट, ठीक है, उसे भी राइट टू इंश्योर फेयर ट्रायल है, उसे भी पूरा हक है कि वो अपने आप को कोर्ट ऑफ लॉ की नजरों में उसे एक मौका दिया जाए, वो अपने आप को सही सिद्ध कर सके, डिफेंड कर सके। फिर उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो आर्टिकल 21 आप जानते हैं राइट टू लाइफ है। अब ये जो राइट टू लाइफ है, ये जब हमारा संविधान आया था 1950 में, 70 साल हो गए हैं। इन 70 साल में इसका स्कोप यहां से यहां हो गया है। राइट टू लाइफ का स्कोप लगातार बढ़ा जा रहा है। अलग अलग तरह के जो बेसिक लाइफ की ऐसी चीजें होती हैं वो राइट टू लाइफ का पार्ट बन रही हैं। और इसी तरीके से राइट टू फेयर ट्रायल को भी राइट टू लाइफ में रखा गया है, क्योंकि जब किसी को फांसी की सजा होती है तो आपको मैंने पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं, जो जज होते हैं वो पेन की निब ब्रेक कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं कि ऐसा लॉ भी कहता है और हमारी जुडिशियरी भी मानती है कि किसी के जीने या मरने का जो ये डिसीजन होता है कोर्ट में, अगर उसकी मौत का डिसीजन होता है, अगर उससे सजा का डिसीजन होता है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और जिससे कि इस पेन से फ्यूचर में ऐसे किसी की मौत ना लिखी जाए, इसलिए वो पेन की निब को ब्रेक कर देते हैं। अगर इतनी बड़ी चीज है किसी के जीने या मरने का फैसला करना, उसकी जिंदगी की बात है, इसलिए उसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में हमारे संविधान के रखा गया है। अब कुछ प्रोविजंस पढ़ते हैं। ये मैंने खुद एक पीपीटी बनाई थी, जल्दी से रीड करते हैं। इन द बैटल अगेंस्ट क्राइम एंड डेलिक्वेंसी, स्टेट एंड इट्स ऑफिसर्स कैन नॉट on any account forsake the decent of state behavior and have recourse to extra legal methods for sake of detention of crimes and even criminals. State should not insist on good behavior from others when their own behavior is blameworthy, unjust and illegal. Thus, in a democratic society, even the rights of the accused are sacrosanct. Though accused of an offense, he does not become a non-person.
सिंपल शब्दों में समझेंगे तो जब सरकार ही हमारी कई गलती कर देती है, देश को चलाने वाले जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, जो जुडिशियल सिस्टम है, वो ही इतनी गलतियां कर देते हैं, तो डायरेक्टली किसी को भी ऐसा हक नहीं मिल जाता किसी भी एक्यूज को नॉन पर्सन मान के, यानी नॉन लिविंग थिंग मानकर उसकी जिंदगी का ऐसे फैसला करना। इसलिए उसे राइट टू फेयर ट्रायल जरूरी है। आर्टिकल 10 ऑफ ह्यूमन डिक्लेरेशन UN Declaration of Human Rights declares that everyone entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal. Article 41 of International Covenants on Civil and Political Rights provide that all people shall be equal before the court and tribunals. ये और दो प्रोविजन है, आर्टिकल 10 हमने पहले भी पढ़ा था, वो भी ये कहते हैं कि किसी भी इंसान को फेयर और पब्लिक हियरिंग का एक इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल, यानी ऐसा ट्रिब्यूनल, ऐसा कोर्ट ऑफ लॉ जो अनबायस्ड डिसीजन ले और अनबायस्ड तरीके से दोनों साइड्स को सुने। साथ ही इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का आर्टिकल 14(1) भी कहता है कि हर इंसान, चाहे वो एक्यूज्ड हो, विक्टिम हो, वो शुरुआत में जब तक वर्डिक्ट नहीं आता तब तक कोर्ट ऑफ लॉ की आइज में इक्वल है। और अब आते हैं बिल्कुल आखिरी बात पर। Howsoever guilty the appellant upon the inquiry might have been, he is until convicted presumed to be innocent, having these cases in charge to see that he is denied no necessary incident of a fair trial. It was the only duty of the court. ये वही बात हो गई जो मैंने शुरुआत में कही थी, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक गिल्टी दरकरार ना दे दिया जाए किसी को, जब तक कोर्ट अपना वर्डिक्ट ना सुना दे, तब तक भी वो इनोसेंट है। एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए जहां पे वो इंसान ये कह सके कि मुझे अपने आप को डिफेंड करने का मौका नहीं मिला, मुझे अपने आप को कोर्ट के सामने बचाने का मौका नहीं मिला। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा? एक तो राइट टू फेयर ट्रायल, और दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सोशल मुद्दा लीगल फ्रेटर्निटी की ओर से कि जितने भी ये जो डिफेंस काउंसिल्स हैं, सीनियर क्रिमिनल लॉयर्स हैं, ये एक्यूज का केस ले लेते हैं, वो भी ऐसे एक्यूज का जिन्होंने हीनियस से हीनियस ऑफेंसेस को अंजाम दिया है। उसके बाद समाज से गलत सुनते हैं, उनकी इमेज खराब होती है। ठीक है, आम आदमी उस चीज को ना समझे, पर अगर आप संविधान और कानून के तौर पर इस चीज को देखेंगे तो ये बिल्कुल उनकी जॉब है, बिल्कुल जस्टिफाइड है, सही है। वरना वही ब्लैकस्टोन थ्योरी, भाई 10 लोग जिन्होंने गुनाह किया, अगर वो छूट गए, बच गए, क्या वो गुनाह वापस आ सकता है? नहीं। लेकिन मैं ये ब्लैकस्टोन थ्योरी की बात करूं जिसपे हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टिका है, ठीक है। एक बेगुनाह जिसने किसी क्राइम को अंजाम नहीं दिया, उसका उस पर चार्ज लग गया, मर्डर का, रेप का, बहुत टेररिज्म का, ठीक है, सब लग गया। सब वकील अगर मना कर दें केस लड़ने को, ठीक है, और क्या पता उस पर केवल चार्ज लगा तो उसने किसी चीज को अंजाम दिया ही ना हो, तब अगर उसे 10 साल की सजा, लाइफ इंप्रिजनमेंट या फांसी हुई, वो कानून की आंखों में, कानून की नजरों में ज्यादा गलत होगा। तो मैं होप करता हूं आज की वीडियो से आपको कुछ समझ आया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी मैसेज मिला, कुछ नॉलेज मिली, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Why does a lawyer have to defend a person who tells him that I am guilty? The reason that a lawyer can very legitimately advance is that it is society which has made a rule that nobody should be convicted or punished without adequate convincing evidence. When you argue a case for a person who has told you in private that he has committed the offense, what you are telling the court is not, you are not swearing on oath that I know that my client is innocent. You don't have to do anything of that, and that's professional misconduct. What you are telling the court is that the evidence on which my client is being convicted does not satisfy the standard which you have laid down for everybody. You point out the defects in the evidence and leave it to the